हाँ जी, तो देखिए हम लोग पोस्टुलेट नंबर 5 के बारे में बात कर रहे थे। क्या स्टेट करता है पोस्टुलेट नंबर 5? देखिए उन्होंने बताया कि अगर आपके पास यूक्लिड ने बताया द टर्म स्टेटेड बाय यूक्लिड एज द पोस्टुलेट नंबर 5 वाज, देखिए हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स हैं और एक और मैं थोड़ा सा और स्ट्रेट बनाता हूँ। देखिए हमारे पास ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है, और अपने पास एक और कोई स्ट्रेट लाइन जो इस तरीके से ना इंटरसेक्ट करती हुई पास हो रही है, मतलब पास कट करती हुई जा रही है। तो देखिए उन्होंने बताया कि ऐसा करने से कई सारे इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं। देखिए एक इंटीरियर एंगल ये बना है, एक इंटीरियर एंगल ये बना हुआ है, एक इंटीरियर एंगल ये बना हुआ है, एक इंटीरियर एंगल ये बना हुआ है। तो उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइन्स हैं और एक पर्टिकुलर एक और स्ट्रेट लाइन उन दोनों से अगर पास हो रही है, तो अगर इन दोनों लाइन्स कि मतलब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, इस वाली लाइन के एक ही साइड अगर हमारे पास दो इंटीरियर एंगल्स हैं, दो इंटीरियर एंगल्स लाइक दिस वन एंड दिस वन, ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर इन दोनों का सम टू राइट एंगल्स बेसिकली देखिए वन राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो टू राइट एंगल्स होंगे 180 डिग्री के। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से लेसर होता है, ठीक है ना, किन्हीं भी कोई भी दो लाइन्स हैं और एक पर्टिकुलर एक और लाइन है जो इन दोनों को मीट कर रही है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरीके से जितने भी इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनमें जो एक साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स प्रेजेंट हैं, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम अगर होता है, देखिए मैं आपको फिर से डायग्राम बना के दिखाऊं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन इस तरीके से जा रही है, तो अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है, तो अगर आप इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो ये डेफिनेटली उसी साइड में मीट कर जाएंगी। देखिए कहीं ना कहीं जिस साइड इन दोनों का जो इंटीरियर एंगल्स का सम था वो 180 डिग्री से कम था, ठीक है ना, उसी साइड को कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। ये कहना चाहते हैं बाय यूजिंग पोस्टुलेट नंबर 5, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको इनके स्टेटमेंट से। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it, ठीक है ना, makes the interior angles on the same side of it, शब्दों का ध्यान रखिएगा कि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन ये गई, एक स्ट्रेट लाइन ये गई और यहाँ पर एक और लाइन है जो दोनों को मीट कर रही है, तो makes the interior angles on the same side of it, ठीक है ना, together less than two right angles, अगर इन दोनों का सम टू राइट एंगल्स मतलब कि 180 डिग्री से अगर कम होता है, ठीक है ना। सो इफ़ दीज लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, तो अगर आप इन दोनों लाइन्स को इंडेफिनेटली आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, देन दे विल मीट ऑन द सेम साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, तो उसी साइड में आपस में मीट कर जाएंगी जिस साइड को इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम था। जैसे लेफ्ट साइड में कम था तो ये लेफ्ट साइड में मीट करेंगी। अगर मान लीजिए राइट साइड में कम होता, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन कुछ इस तरह से जा रही थी, एक लाइन कुछ इस तरीके से जा रही थी और ये है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम होता जो कि राइट साइड में है ना, इस लाइन के राइट साइड में, तो अगर आप इन दोनों को इस साइड आगे बढ़ाते तब इस साइड जाके मीट कर जाती हैं। ये है द पोस्टुलेट नंबर 5। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 के बारे में। देखिएगा मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ में दिखाता हुआ चला जाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। देखिए एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, उन्होंने बोला आप इससे सिर्फ एक लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिएगा एक लाइन हम ये बना सकते हैं, एक लाइन हम ये बना सकते हैं, एक लाइन हम ये बना सकते हैं, एक लाइन हम ये भी बना सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा इधर हो गई है, एक लाइन देखिए ये भी बन सकती है, एक लाइन देखिए ये भी बन सकती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बन सकती हैं। एक पॉइंट से पास होते हुए आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हैं। और उन्होंने हमको क्या बोला हुआ है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये गलत है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब कि दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक ये है एक ये है। देखिए पीछे हमने डिस्कस किया था, उन्होंने बोला है कि आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हैं। हमने पीछे भी ये बात की थी कि आप इसे सिर्फ एक सिंगल लाइन बना सकते हैं, इसके अलावा इससे आप कोई भी लाइन यहाँ पर फॉर्म नहीं कर सकते। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये आता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी अपना फॉल्स है। इसके बाद देखिएगा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है लाइक दिस, तो आप इसे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं ऑन बोथ द साइड्स। आप इस साइड भी आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल, आप इस साइड भी आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है, आप इसे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिएगा, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं, देन देयर रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल। देखिए रेडिया जो होता है वो रेडियस का प्लूरल होता है। अगर दो सर्कल्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं, दो सर्कल्स एग्जैक्ट सेम हैं, तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है कि जब दोनों की रेडियस सेम हो।
ठीक है। तो ये बातें कहना चाह रहे हैं कि अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो क्या उनकी रेडियस भी इक्वल होंगी? सो यस, उनकी रेडियस भी आपस में इक्वल होंगी, मतलब ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, फिफ्थ वाला देखिएगा, इस फिगर में उन्होंने हमको बोला ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब दोनों की लेंथ सेम है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। देखिए अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है तो ए बी जो है वो भी एक्स वाई के इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बोला क्या ऐसा है? यस ऐसा है, दिस इज ट्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखिएगा, मैंने इसकी सॉल्यूशन कर भी दिए हैं, मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का देखिए सारे ट्रू फॉल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसमें से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा समझ कर। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस बताई हुई हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड वन, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए उन्होंने बताया पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन बताइए, परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन बताइए, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर, इन सारी टर्म्स की आपको डेफिनेशन बतानी है। अच्छा देखिएगा कैसे क्या कंडीशन है, हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, ये देखिएगा पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? देखिए आपने पुरानी भी पढ़ी होगी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन कभी। देखिए जैसे ये बनी हुई है लाइन, एक ये लाइन बनी हुई है, ये दो लाइंस ऐसी हैं जो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी और हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। जहाँ मतलब जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में यहाँ है, उतनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में यहाँ है। ये डिस्टेंस कभी भी वेरी नहीं कर रही है, यह कभी भी चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं जो हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हों और कभी भी एक दूसरे को मीट न करें, तो ऐसी लाइंस को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। सी दिस, those lines which never intersect each other and always equidistant मतलब at equal distance from each other are called parallel lines। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट था वो था परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों के बीच में अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो इस तरीके की लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, दोज लाइंस विच मीट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी सी डेफिनेशंस हैं। इसके बाद देखिएगा अगली डेफिनेशन जो थी लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है? अपने पास ये कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट जो होता है इसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है इसका, और इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं। देखिए जैसे लाइन में एंड पॉइंट्स नहीं होते है ना, तो लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स होते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। लाइन की कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती। लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट आप लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ फिक्स होती है। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट के बारे में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए जैसे कि और ये इन दोनों के बीच की जो लेंथ है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप लाइन सेगमेंट को यूज़ करते हैं। इट हैज़ फिक्स लेंथ, इसकी फिक्स लेंथ होती है, एंड हैविंग टू एंड पॉइंट्स, और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, अ लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, बट अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईजी सी बात है। चलिए इसके बाद देखिएगा रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है। देखिएगा हमारे पास ये कोई सर्कल है और इसका सेंटर है, जहाँ पर अब कंपास रख के आप इस सर्कल को बनाते हैं, इसे हमने इसका सेंटर कह दिया। अच्छा अब देखिए जो इसकी आउटर बाउंड्री है इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया और यहाँ से लेकर इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लेंथ है ये वाली, इसी को आप रेडियस कहते हैं। मतलब ये कहने का कि रेडियस जो होती है दैट इज़ अ लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट विच इज़ प्रेजेंट ऑन इट्स सरकमफ्रेंस, इट इज़ सेड टू बी द रेडियस। रेडियस जो होती है वो एक ऐसी लेंथ होती है जो कि सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस पे प्रेजेंट किसी पॉइंट को ज्वाइन करती है। ठीक है ना, उस लेंथ को हम लोग रेडियस कहते हैं। देखिएगा इट इज़ द लेंथ बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन इट्स सरकमफ्रेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी सी डेफिनेशन है। इसके बाद स्क्वायर, आपने बहुत पढ़ी है स्क्वायर की डेफिनेशन। तो इट इज़ एन एनक्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड एंड 4 वर्टिसेस। स्क्वायर जो होता है इसके 4 साइड्स होते हैं और 4 ही वर्टिसेस होते हैं। ठीक है ना, 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा वाला कॉर्नर, चौथा कॉर्नर। ठीक है ना, एंड 4 वर्टिसेस, इट्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। इसकी चारों साइड आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं और इसका जो हर एक एंगल होता है वो भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईजी सा पार्ट था इसका। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे
क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमको ये 2 पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बोल रहे हैं? गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हमको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी ऑल्सो, एक और कोई पॉइंट सी दिया हुआ है, ठीक है ना, विच इज़ बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में प्रेजेंट है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब उन्होंने बोला कि कम से कम 3 पॉइंट्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि सेम लाइन पर प्रेजेंट ना हो। ये उन्होंने हमको 2 स्टेटमेंट्स लिख के दे दिए। अब वो क्या कह रहे हैं देखते हैं आगे, देखिए ज़रा। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये जो पोस्टुलेट्स उन्होंने हमको दिए हुए हैं ये कोई अनडिफाइंड टर्म्स कंसिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। देखिए उन्होंने बोला हमको कि देयर इज़ अ पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। देयर इज़ अ पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। देखिए एक ए है, एक बी है। अब सी यहाँ है, या सी यहाँ है, या सी यहाँ है, या सी यहाँ है, या सी यहाँ है, कुछ बताया नहीं उन्होंने। मतलब सी का एक पर्टिकुलर लोकेशन उन्होंने हमको बताया ही नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन सम अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। एक्चुअली हमारे पास उन्होंने सी की कोई पर्टिकुलर लोकेशन दी ही नहीं है, बस उन्होंने हमको ये बोल दिया है कि वो ए और बी के बीच में प्रेजेंट है। अब कहाँ प्रेजेंट है कुछ नहीं पता हमको, तो इसलिए मैं बात कह सकते हैं कि यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? डेफिनेटली कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यूँ है क्योंकि इनकी रियल वैल्यू है कि हाँ ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक पॉइंट सी होगा, ठीक है ना। कंसिस्टेंट मतलब कि क्या ये रियली एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल रियली एग्जिस्ट करते हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? तो उन्होंने बोला देखिए एक्चुअली क्या है, यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, ये यूक्लिड के एक्सियम को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो 2 उन्होंने स्टेटमेंट्स जो दिए थे, नीचे जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि क्या उसमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स है, बिल्कुल अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ठीक है ना। क्या ये कंसिस्टेंट है? बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है। और एक्चुअली कंसिस्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं उन्होंने सिर्फ गिव हमको जो कंडीशंस हैं वो लिमिटेड कंडीशंस हैं। जैसे उन्होंने बोला ए और बी बीच में एक पॉइंट प्रेजेंट है, ओवरऑल उन्होंने सिर्फ हमको 2 कंडीशन दी थी, तो इसीलिए मैं बात कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। और देखिएगा, डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट। क्या यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? जी नहीं, यूक्लिड के एक्सियम को फॉलो करते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। तो जो है ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आया करते हैं। देखिएगा 4th वाला क्या कह रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, पहले मैंने उसका सॉल्यूशन किया हुआ है। देखिए 3rd वाले का सॉल्यूशन है, आपको मिल जाएगा, वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने किया हुआ है 4th वन। हाँ जी, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। उन्होंने बोला कि 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, उन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी लाई करता है, सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। इस तरीके से वो प्रेजेंट है कि ए सी और बी सी दोनों आपस में सेम है। तो आपको प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। आपको प्रूव करके लेके आना है ए सी इज़ हाफ ऑफ ए बी, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, देखिए ये डायग्राम बनाया मैंने, इधर है ए, इधर है बी, और इसके बीच में कहीं को पॉइंट सी प्रेजेंट है। आप देख पा रहे होंगे बीच में ये सी प्रेजेंट है, ठीक है। उन्होंने हमको दिया हुआ था ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी की जो लेंथ है वो बी सी की लेंथ के इक्वल उन्होंने हमको दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, और इसको यूटिलाइज करके हमें ये प्रूव करना था ए सी इज़ हाफ ऑफ ए बी। तो देखिए करते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी उन्होंने हमको दिया हुआ था। हमने क्या किया कि दोनों साइड ए सी प्लस कर दिया, मतलब एल एच एस में भी और आर एच एस में भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमने पीछे एक यूक्लिड का एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द रिजल्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, या फिर द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो देखिए अगर आप दोनों साइड सेम टर्म को प्लस कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या प्लस किया हुआ है, ए सी प्लस किया हुआ है दोनों साइड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यूज़ पर। तो आपको ये एक्सियम लिखना ज़रूरी है, जो भी आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट लगा के आपको ये लिख देना है अच्छे से, ठीक है। चलिए तो आप देखिएगा यहाँ पर देखिए ए सी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा 2AC, और इस साइड आपका आ गया है ए सी प्लस बी सी। ए सी इतना है और बी सी इतना है, तो आप अगर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ए सी प्लस बी सी पूरा ए बी हो जाएगा ना। तो बस ए सी प्लस बी सी के प्लेस पर हमने देखिए ए बी यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा अब देखिए, अब हमने क्या किया, जो हमें प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग
हमने दोनों साइड हाफ हाफ कर दिया, इस साइड भी हमने 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड भी हमने 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी यूक्लिड का एक एक्सियम था, वो आपको लिखना ज़रूरी है, हाफ ऑफ द इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये मेरे ख्याल से लास्ट वाला ही था शायद से। अच्छा अब देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो AC बचेगा और इधर आपका 1/2 AB एज इट इज़ है और आपका प्रूफ हो गया। बहुत ईजी था, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छे समझ में आपको आ गई हुई वाली चीज़। चलिए इसके बाद देखिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ऑब्वियस बात है, देखिए उन्होंने हमको बोला कि एक लाइन अपने पास AB थी, क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये A था, ये B था, इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट C था, सच दैट ये C है, सच दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, कि AC जो है वो AB का हाफ है, यानी कि ये जो लेंथ है वो AB का हाफ है। ठीक है, तो ये तो तभी पॉसिबल होता है ना जब C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, जब C AB का मिड पॉइंट हो। बिल्कुल सही बात है, C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है इनका। अब उन्होंने क्या बोला है, यहाँ से इनका क्वेश्चन स्टार्ट होता है 5th वाला, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमें शो करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता। देखिए बात हमको पता है कि जैसे मान लीजिए लाइन 10 सेंटीमीटर की है, कोई भी लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर की है, तो उसका हाफ मतलब कि 5 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट होगा वह वाला पॉइंट जो होगा वो उसका मिड पॉइंट होगा। अब ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है कि जो मिड पॉइंट है वो सिर्फ एक ही है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट उसके हो नहीं सकते, ये बात हमको प्रूव करनी है। चलिए देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अभी बताता हूँ कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है। जी देखिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको प्रूव करनी है आप उसका ऑपोजिट मान लीजिए, है ना, उसका ऑपोजिट सपोज कर लीजिए और फिर अपने आप को गलत प्रूव कर दीजिए। जैसे हमें 1 मिड पॉइंट शो करना है तो हम एक काम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि इसके 2 मिड पॉइंट्स हैं और बाद में ये शो कर देंगे कि एक्चुअली जो 2 मिड पॉइंट्स हमने माने थे वो अलग अलग थे ही नहीं, वो एक ही जगह पर थे दोनों के दोनों, मतलब कि वो कोइंसाइड कर रहे थे एक दूसरे से। तो आप ये कह सकते हैं कि हम गलत थे, हमने गलती से मान लिया था, मतलब इनडायरेक्टली जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने सपोज किया था 2 मिड पॉइंट वाली चीज़ को, वो गलत था और एक्चुअली इसका एक ही मिड पॉइंट होता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब आप जो सपोज करते हैं उसके बाद उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, गलत साबित कर देते हैं, तो आपका ये कहलाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो उस मेथड से आपको इसे प्रूव करना होगा। चलिए देखिए, लेट AB हैज़ 2 मिड पॉइंट्स, इसके हमने 2 मिड पॉइंट्स मान लिए, एक तो P मान लिया, एक Q मान लिया, इसके 2 मिड पॉइंट्स हमने सपोज कर लिए। देखिए अगर दोनों मिड पॉइंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है जितना AP है उतना PB होगा और जितना AQ है उतना ही QB भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AP इज इक्वल टू PB एंड AQ इज इक्वल टू QB। चलिए और देखिएगा, अच्छा अगर आप AP प्लस PB करें तो AB के इक्वल आएगा, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है AP प्लस PB इज इक्वल टू AB। और अगर आप AQ प्लस QB करते हैं, AQ प्लस QB करते हैं तो भी हमारा AB के इक्वल आएगा। तो ये 2 स्टेटमेंट्स और हो गए हैं, इसके मैंने एक्चुअली लिख दिए थे इसलिए कि शायद बीच में कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम इसके आगे सॉल्यूशन पर, देखिएगा। देखिए जो हमारा AP है वो PB के इक्वल है। हमने क्या किया, दोनों साइड यहाँ पर AP प्लस कर दिया दोनों साइड। तो देखिएगा एक्चुअली आपको यहाँ पे थ्योरी भी लिखनी चाहिए, वो वही वाला यूक्लिड का जो एक्सियम था, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द रिजल्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। और देखिएगा AP प्लस AP अगर आप करते हैं तो आपको 2AP मिलेगा, और अगर आप PB प्लस AP करते हैं तो आपको मिलेगा AB। दिस इज़ कंडीशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन रहे तो आप डायग्राम निकाल के रख लीजिए। फिर आप देखिए AQ इज इक्वल टू QB, ऊपर वाले पार्ट की तरीके से जैसे हमने यहाँ पर AP प्लस किया था दोनों साइड, हमने यहाँ पर AQ दोनों साइड प्लस कर दिया, तो AQ प्लस AQ इज इक्वल टू QB प्लस AQ। और देखिए AQ प्लस AQ हो जाएगा अपना 2AQ, और QB प्लस AQ करेंगे तो AB निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ आर नंबर पार्ट नंबर 2। देखिए 2AP भी हमारा AB के इक्वल निकल कर आ गया और 2AQ भी हमारा AB के इक्वल आ गया। आपको एक और थ्योरी याद होगी अच्छे से, यूक्लिड का एक एक्सियम था, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। देखिए जो 2AP है वो भी AB के इक्वल है, जो 2AQ है वो भी AB के इक्वल है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं जो 2AP है दैट इज़ इक्वल टू 2AQ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि देखिए 2AP भी AB के इक्वल और 2AQ भी AB के इक्वल, तो आप ये बात कह सकते हैं कि जो 2AP है दैट इज़ इक्वल टू 2AQ। जी हाँ, देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
2AP इज इक्वल टू 2AQ। अच्छा अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ हाफ कर दीजिए। हमने LHS में भी हाफ कर दिया, हाफ ऑफ 2AP, और यहाँ पर भी हाफ कर दिया, हाफ ऑफ 2AQ। वापस से स्टेटमेंट देना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, द हाफ्स ऑफ द इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल। दिस वॉज द लास्ट एक्सियम ऑफ द यूक्लिड। अच्छा अब देखिएगा, आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको इधर AP मिलेगा, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको यहाँ पर AQ मिलेगा। ठीक है, तो AP इज इक्वल टू AQ आ गया। अच्छा देखिए क्या हुआ कि एक लाइन है AP, दिस इज़ AP, और इसके ऊपर एक और लाइन बनाई गई है हमने, सॉरी दिस इज़ AP, एक लाइन है अपने पास AP, इसके ऊपर एक और लाइन बनाई हुई है, शुरुआत यहीं से हुई इसकी, ठीक है ना, कहाँ तक, AQ तक, और जितना AP की लेंथ है उतना ही AQ की लेंथ है, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो ये चीज़ तो तभी पॉसिबल है ना जब P और Q अलग अलग पॉइंट्स हों ही ना, ये दोनों सेम पॉइंट पर प्रेजेंट हों, एक ही जगह पर प्रेजेंट हों, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन P एंड Q कोइंसाइड विद ईच अदर। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर दूसरा लाई करना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये कहने का कि P एंड Q आर द सेम पॉइंट, दे आर नॉट डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब हम गलत थे, हमने अपने आप को गलत साबित कर दिया, और इनडायरेक्टली निकल कर आ गया कि जो P और Q हैं वो अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं, दीज आर द सेम पॉइंट्स ओनली। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, 6 वन देखिएगा, दिस वन। देखिए उन्होंने हमको दे रखा है कि जो AC है, ये जो पार्ट है AC, इस पार्ट में BD के इक्वल दिया हुआ है, जितना AC है उतना ही BD है, और आपको प्रूफ करके लेकर आना है AB इज इक्वल टू CD। AB मतलब इतना वाला पार्ट और CD मतलब इतना वाला पार्ट, ये दोनों आपको सेम दिखाने हैं, और AC इज इक्वल टू BD उन्होंने हमको दिया हुआ है, जो ये AC है ये लेंथ, BD मतलब इस लेंथ के इक्वल दी हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी हाँ, ये देखिए उन्होंने हमको बोला था कि AC इज इक्वल टू BD, ये उन्होंने दिया हुआ था हमको AC इज इक्वल टू BD। देखिए हमने क्या किया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ द साइड्स, हमने दोनों तरफ से BC का सब्ट्रैक्शन कर दिया, LHS से भी RHS से भी। आपको एग्जाम लिखना है इसके अंदर भी, कौन सा वाला, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिजल्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। देखिए ये वाली चीज़, आप रिजल्ट्स के प्लेस पर रिमाइंडर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो देखिएगा हमारे पास AC था, इधर BD है, हमने क्या किया, दोनों साइड से BC और BC को माइनस कर दिया। जब आप AC में से BC को हटा देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, AB। देखिए AB आ गया, और जब आप BD में से BC को हटा देंगे, देखिए BD इतना था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से आप BD को माइनस कर दिए तो आपके पास क्या बचेगा, ये CD, ये CD आ गया। बस आपको ये प्रूफ करना था, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड प्रूफ। ईजी सा क्वेश्चन था काफ़ी। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो मैंने एक्चुअली इसका लास्ट क्वेश्चन स्किप कर दिया, शायद से ध्यान नहीं दिया मैंने। देखिए ट्राई करिएगा, अगर आता है तो अच्छी बात है। हाँ अरे इसमें तो कुछ है नहीं, देखिएगा इसमें थ्योरी लिख सकते हैं आप, इसीलिए मैंने शायद नहीं किया ये। वाई इज एक्सियम नंबर 5 इन द यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए जो एक्सियम नंबर 5 था मेरे ख्याल से वो ये था, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। तो मैंने जैसे केक वाला एग्जाम्पल लिया था ना, तो आप उसमें बता सकते हैं कि इफ़ अ केक इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स and if we all add all the 4 parts then we can make the whole cake। ठीक है, that's why we can say the parts of the cake were smaller than the whole cake। ठीक है ना, इसे आप ये बात कह सकते हैं, जो केक के जो पार्ट्स थे वो उसके होल केक से कम थे, तभी तो सारे पार्ट्स को ऐड करने के बाद वापस से केक बन गया। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं therefore we can say the whole is greater than the part। जो होल होता है वो उसके पार्ट से ग्रेटर होता है। ठीक है, चलिए बहुत बेकार सा क्वेश्चन है बेसिकली ये। अब देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म ही होने वाली एक्सरसाइज। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। उन्होंने बोला कि आप 5th पोस्टुलेट को किस तरीके से लिखेंगे जिससे कि उसे रीड करना समझना ईजी हो जाए। देखिए 5th पोस्टुलेट वही है कि अगर आप एक पर्टिकुलर 2 लाइन्स हैं और एक लाइन हम दोनों को मीट करती है, और उसके एक साइड अगर इंटीरियर एंगल्स का सम लेसर देन 180 डिग्री होता है, तो आप उन दोनों को जब उस साइड आगे बढ़ाते हैं तो वो दोनों मीट कर जाती हैं। तो वही है, बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसे अपने शब्दों में इस तरीके से कैसे लिखेंगे कि उसे समझना थोड़ा सा ईजी हो जाए। देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। इसका डायग्राम नहीं है यहाँ पर, वैसे भी मैंने डायग्राम बनाया तो था, पता नहीं कहीं मिसप्लेस हो गया। देखिए मैंने क्या किया हुआ है,
एक लाइन सेगमेंट बनाई है ए बी, एक लाइन है बेसिकली ए बी और दूसरी लाइन है सी डी। देखिए इसी की थ्रू समझने की कोशिश करेगा, एक है ए बी और दूसरी है सी डी। अच्छा दोनों तरफ एरो होनी चाहिए क्योंकि लाइन्स हैं, तो नहीं भी लगाना भूल भी जाता हूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट देयर बी, अच्छा एक और कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, देखिए ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। तो लेट देयर बी है स्ट्रेट लाइन ई एफ, ये स्ट्रेट लाइन जो ई और नीचे एफ, इस तरीके से ई एफ बनी हुई है। फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी, ये दो लाइन्स पर फॉल कर रही है, गिर रही है, मीट कर रही है ए बी और सी डी पर, ठीक है। अच्छा इफ़ एंगल ए, अच्छा ये वाले जो पॉइंट्स थे, इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ एम नाम दिया था, इस वाले पॉइंट को, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये इसको मैंने एन नाम दिया हुआ था, ठीक है। ये जो पॉइंट था ये अपने पास था एन। तो मैंने क्या मेंशन किया हुआ है कि इफ़ एंगल ए एम एन प्लस एंगल सी एन एम, एंगल ए एम एन मतलब ये वाला एंगल प्लस सी एन एम मतलब ये वाला एंगल, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम होता है, देखिए लिखा हुआ है, देन ए बी एंड सी डी विल मीट इफ़ दे आर प्रोड्यूस टुवर्ड्स ए एंड सी। तो ये अगर आप इन्हें ए की तरफ और सी की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो इस तरफ कहीं जाकर मीट कर जाएंगी, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम होता है तो। सिमिलरली अगर एंगल बी एन एम, बी एम एन प्लस डी एन एम, बी एम ये एम है, तो एंगल बी एम एन प्लस डी एन एम, अगर इन दोनों का सम लेसर देन 180 डिग्री है, ठीक है, देन दे विल मीट इफ़ दे आर प्रोड्यूस टुवर्ड्स बी एंड डी। तो अगर आप जब इन्हें बी और डी की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो इन्हें तो इस साइड जाकर कहीं मीट कर जाएंगी। तो ये जो यूक्लिड का जो पोस्टुलेट था उसे आप इस तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? क्या यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस को इम्प्लाई किया जा सकता है कि यहाँ पे पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब बेसिकली कहने का ये है कि आप यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को यूज़ करके ये बात कह सकते हैं कि हाँ भाई पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए उन्होंने बोला था फिफ्थ पोस्टुलेट में कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हैं और एक और लाइन है जो उन दोनों को मीट करती हुई जा रही है, तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम होता है तो आपने जब आगे बढ़ाते हो इस साइड ही मीट कर जाती हैं। बट एक बात बताइए, अगर इनका सम 180 डिग्री से कम हो ही ना तो, मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री हो तो क्या मीट करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। उन्होंने बोला था कि 180 डिग्री से कम होती हैं तो मीट करती हैं। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री ही हो जाए, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही हो जाए तो ये मीट बिल्कुल नहीं करेंगी। और अगर दो लाइंस ऐसी हैं जो कभी आपस में मीट नहीं करती तो आप कह सकते हैं द लाइंस आर पैरेलल। देखिए लिखा हुआ है मैंने इसके अंदर, यस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एज अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन two straight lines and if sum of interior angles is lesser than 180 degree then the lines will meet on that side where the sum is less than 180 degree। ये लिखा, ठीक है ना। बट इफ़, यहाँ से काम शुरू होता है असली, ऊपर वाला तो खैर वही स्टेटमेंट था पूरा। बट इफ़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन लाइन्स विल नेवर मीट, ठीक है, दैट इज़ दे विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स कभी मीट नहीं करेंगी तो वैसी बातें पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए इसी के साथ ही चैप्टर हो जाता है वाइंड अप, चैप्टर खत्म हो जाता है। आज आप इतना करिए, कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय।